Hello and welcome to Darshan IAS. At Darshan IAS, today we are going to discuss the topic that is rationalism. And in rationalism, we will discuss Rene Descartes, the philosophy of Descartes. For your information, I would like to tell you that you can get all my sessions on my website that is darshanias.com and padaikaro.com, and you can access all my videos on my YouTube channel that is Darshan IAS. So today we are going to discuss rationalism. First of all, we will discuss rationalism, and this class is going to be very helpful for those who have philosophy optional in their UPSC Civil Services exam, philosophy optional subject, and those who are preparing for UGC NET and they have philosophy subject, philosophy in their second paper, and for those who have philosophy in their BA or MA or B.Ed M.Ed courses. This class is very helpful for those. Okay, so we are going to discuss, first of all we will discuss rationalism, and then we will proceed forward to the philosophy of Rene Descartes 1596 to 1650. Okay, rationalism. Rene Descartes was a rationalist. Rationalist means बुद्धिवादी. Rationalism इज डिराइव्ड फ्रॉम रीजन, यानी कि जब हम रीजन की बात करते हैं, रीजन का मतलब है बुद्धि. व्हेन वी टॉक अबाउट बुद्धि, व्हेन वी टॉक अबाउट रीजन, व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेलेक्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट इंट्यूशन, यानी कि कुल मिला के अगर हम ये मान लेते हैं कि जो नॉलेज का सोर्स है वो क्या है, वो रीजन है, यानी कि ज्ञान का जो स्रोत है वो अगर बुद्धि है, हम ऐसा मान लेते हैं, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज रेशनलिज्म. और ये क्या था, ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था. कौन? Rene Descartes. Rene Descartes was a French mathematician and he was considered the father of modern Western philosophy. और ये जो मैथमेटिशियंस होते हैं, जब ये फिलोसोफर बनते हैं तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि ये चाहते हैं कि इनकी जो फिलोसफी है वो जैसे मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव होती है वैसे ही फिलोसफी भी ऑब्जेक्टिव हो जाए. इनकी कोशिश यही रहती है और इसके लिए बहुत कोशिश करते हैं, जिसको हम आगे देखने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से 2+2 = what, आई विल से 4. दिस इज वेरी ऑब्जेक्टिव, दिस इज यूनिवर्सल. ठीक है ना, पूरे यूनिवर्स में सब इसको यही कहेंगे 2+2 कितना होता है, 4 होता है. तो ये क्या है, ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव है, इसमें कुछ भी सब्जेक्टिविटी काम नहीं करती. ऐसा नहीं है कि मैं कह दूंगा कुछ और, कोई और कह देगा कुछ और. लेकिन जो रेन डेकार्ट्स है, ये एक मैथमेटिशियन है, तो ये उसी ऑब्जेक्टिविटी में बिलीव करता है. लेकिन जब ये बनता है फिलोसोफर, तो ये चाहता है कि फिलोसफी भी इतनी ही ऑब्जेक्टिव हो, जिसमें हमने 2 और 2 4 बोला है, तो वो 2 और 2 4 हर व्यक्ति बोले दुनिया में. यानी कि फिलोसफी भी उतनी ही ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए. और उसके लिए ये क्या अटेम्प्ट करता है, इसको आगे हम देखते हैं. Introduction. First of all, we will introduce द रेशनलिज्म. व्हाट इज रेशनलिज्म? क्योंकि जो डॉक्ट्रिन है रेशनलिज्म, उसी में बिलीव करता है कौन, उसी में बिलीव करता है रेन डेकार्ट्स. तो रेन डेकार्ट्स की फिलोसफी को समझने के लिए वी विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेशनलिज्म. और बुद्धिवाद क्या है, हिंदी में इसको कहते हैं बुद्धिवाद. ओके, इन फिलोसफी रेशनलिज्म इज द एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू दैट रिगार्ड्स रीजन एज अ चीफ सोर्स एंड टेस्ट ऑफ नॉलेज. अब रेशनलिज्म एक ऐसा एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू है जो ये मानता है कि जो रीजन है, रीजन का मतलब है बुद्धि, जो बुद्धि है वही ज्ञान का एकमात्र सोर्स है, यानी कि एकमात्र साधन है. बिना बुद्धि के हम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते. और एनी व्यू अपीलिंग टू रीजन एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज और जस्टिफिकेशन, यानी कि कोई भी ऐसा व्यू जिसमें हम सोर्स ऑफ नॉलेज को रीजन के रूप में देखते हैं, यानी कि सोर्स ऑफ नॉलेज के रूप में रीजन को अगर हम यूज करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज रेशनलिज्म. तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनलिज्म, यानी कि बुद्धिवाद. यानी कि बुद्धि का प्रयोग करके हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो वो क्या है, बुद्धिवाद है. मोर फॉर्मली, रेशनलिज्म इज डिफाइंड एज अ methodology or a theory in which the criterion of the truth is not sensory but intellectual and deductive. यानी कि जब हम किसी भी ट्रुथ को जानने की कोशिश करते हैं, when we want to
inquire about the reality or any kind of truth. If we use our intellect or deduction or our intuition, then we are called rationalist. Otherwise we will not be considered as rationalist, and this knowledge is not true knowledge. ठीक है, अगर हमने बुद्धि के बेस पे, बुद्धि से अगर हमने कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, अगर हमने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज किया है, ठीक है ना, नॉट सेंसरी, अगर हमने अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज किया है किसी भी नॉलेज को गेन करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू विच कलर शर्ट आई एम वेयरिंग राइट नाउ, यू विल से ब्लैक. दिस of your knowledge is sensory knowledge, and Descartes says this knowledge is not valid knowledge. ये valid knowledge नहीं है. valid knowledge तब होगी जब इसमें आप अपना बुद्धि का प्रयोग करोगे और फिर बताओगे कि ये शर्ट सच में ब्लैक है, तब मैं मान लूंगा कि हाँ ये सच में ब्लैक है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, influenced by mathematics, especially arithmetic and geometry, and the exactness of knowledge they provide, rationalist philosophers like Descartes, Spinoza and Leibniz sought to establish clear rational principle of truth from the accurate information about the world could be deduced. जो चीज मैंने अभी आपको बताई थी, ये जो rationalist होते हैं ये क्या करते हैं कि जब ये फिलोसोफर बनते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कि आपका अर्थमेटिक हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मैथमेटिक हो गया, तो इसमें जितनी एग्जैक्टनेस होती है नॉलेज की, ये चाहते हैं कि फिलॉसफी में भी उतनी ही एग्जैक्टनेस होनी चाहिए, उतनी ही ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, तभी वो जो नॉलेज है वो एक्यूरेट होगी और उसको उसके बेस पे हम फर्दर नॉलेज को डिड्यूस कर पाएंगे, यानी कि डिडक्ट कर पाएंगे. ठीक है, डिडक्शन थियोरी अपनाना चाहते हैं जैसे कि मैथमेटिक्स में होती है. फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल 7 + 5 = 12, 7 + 12 होते हैं, 7 + 5 12 होते हैं, ठीक है ना. अब 6 + 6 भी 12 होते हैं, 6 + 6 = 12. तो इस रीजनिंग से अगर हम कुछ डिडक्शन निकाल के लाते हैं तो ये वाला जो डिडक्शन है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट होगा. दैट 6 + 2 = 6 + 6 = 7 + 5. अगर 6 + 6 12 होते हैं तो 7 + 5 भी 12 होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 + 5 = 12 हो रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 + 6 = 12 हो रहे हैं. तो 12 = 12 का मतलब क्या हो जाएगा, 7 + 5 = 6 + 6. ठीक है ना, तो यही चीज हो गई. अब ये जो 6 + 6 = 7 + 5 है, ये हमने कहां से डिड्यूस किया है, इन दोनों में से डिड्यूस किया है. और ये जो नॉलेज हमारे पास आई है ये कैसी है, ये बिल्कुल एक्यूरेट नॉलेज है. ठीक है ना, ये एक्यूरेट नॉलेज है. अब ये क्या कहता है, इन दी अबव टू लॉजिक 7 + 5 = 12 and 6 + 6 = 12 आर बेस्ड ऑन इंट्यूशन, सेल्फ प्रूव्ड. ठीक है ना, और ये जो दो है ये क्या है, ये इंट्यूशन के ऊपर बेस्ड है, सेल्फ प्रूव्ड है. बट थर्ड 6 + 6 = 7 + 5 हैज बीन डिड्यूस्ड थ्रू द अबव टू रीजंस. लेकिन जो ये वाला था ये हमने इन दोनों के ऊपर से बेस पे निकाला था, ये थर्ड वाला, यानी कि ये वाला जो थर्ड वाला है ये इसके ऊपर बेस्ड है. ओके, हेंस द ऑथेंटिसिटी ऑफ द थर्ड स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द first and second statement. So we can say the authenticity of this one, statement 3, is based on the statement 1 and statement 2. Okay, this is called self-proved truth, and this will be called the self-proved truth. अब किसी सेल्फ प्रूव्ड ट्रुथ को अगर आपको जानना है तो उसका जो बेस है वो कैसा होना चाहिए, वो भी सेल्फ प्रूव्ड होना चाहिए. Clear? Descartes says that philosophy should also have the same grounds of truth so that can be as objective as mathematics. अब ये कहता है कि फिलोसफी भी इतनी ही ऑब्जेक्टिव होने के लिए उसके भी जो ग्राउंड्स हैं वो ऐसे ही सेम होने चाहिए. इज इट क्लियर? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था. चलिए नेक्स्ट. नाउ वी विल टॉक अबाउट कार्टेशियन मेथड. अब कार्टेशियन मेथड क्या है इसको देखते हैं. Rene Descartes, the originator of Cartesian doubt, put all beliefs, ideas, thoughts and matter in doubt. अब कार्टेशियन मेथड को हम डाउट मेथड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डाउट मेथड.
जो डेकार्ट्स है वो ये कहता है कि दुनिया में कोई भी नॉलेज है उसको आप एकदम से बिलीव मत करो, उसके ऊपर एक बार तो डाउट करो। अगर वो डाउट पे खरी उतरती है तो फिर वो चीज रियल है, ऐसे एकदम से बिलीव मत कर लो। ही शुड ही showed that his grounds or reasoning for any knowledge could just be false। वो ये कहता है कि कोई भी नॉलेज है उसका जो ग्राउंड है वो फॉल्स भी हो सकता है। सेंसरी एक्सपीरियंस द प्राइमरी मोड ऑफ नॉलेज, यानी कि हमारा प्राइमरी मोड ऑफ नॉलेज क्या होता है? सेंसरी एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं कौन हूं, आप बोलोगे सौरभ गुप्ता, क्योंकि आपने कानों से मेरा नाम सुना है। अगर आपसे मैं पूछूं ये टी शर्ट कैसे, ये शर्ट कौन से कलर की, तो आप कहोगे कि ये ब्लैक है, क्योंकि आपने आंखों से अपने देखी है, सेंसरी एक्सपीरियंस लिया। अगर मैं ये कहता हूं मेरे पीछे क्या है, तो आप कहोगे पर्दे हैं, क्योंकि आपने आंखों से ये सारी चीजें देखी हैं। तो ये क्या है? आपका सेंसरी एक्सपीरियंस से आपने नॉलेज को गेन किया है। ये फॉल्स भी हो सकती है। जो आपको पीछे पर्दे दिखाई दे रहे हैं, ये पर्दे ना होके वॉलपेपर भी हो सकता है। इज इट क्लियर? जो शर्ट ब्लैक आपको दिखाई दे रही है वो हो सकता है डार्क ब्लू हो या कोई भी डार्क कलर हो जो आपको कैमरे में क्लियर नहीं दिखाई देने की वजह से आपको ब्लैक लग रहा हो। ठीक है ना? जो जिस व्यक्ति को आप सौरभ गुप्ता बोल रहे हो सकता है उसका नाम कुछ और हो, आपको लगता हो कि इसका नाम सौरभ गुप्ता है। इज इट क्लियर? यानी कि हमारा जो सेंसरी एक्सपीरियंस है उसके ऊपर जो बेस्ड नॉलेज है दैट कैन ऑल्सो बी फॉल्स। तो वो क्या हो सकती है? फॉल्स हो सकती है। लेकिन हमारे बुद्धि के ऊपर बेस्ड जो नॉलेज होगी वो कभी भी फॉल्स नहीं हो सकती। इसीलिए वो ये कहता है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें हर नॉलेज के ऊपर डाउट करना चाहिए। अगर डाउट किया तो हम उस अपनी बुद्धि से उसको चेक करेंगे और फिर जो नॉलेज निकल के आएगी वो कैसी होगी? वो बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है? यानी कि वो रियल नॉलेज होगी। आगे क्या कहता है? सेंसरी एक्सपीरियंस द प्राइमरी मोड ऑफ नॉलेज इज ऑफन एरोनियस एंड देयरफॉर मस्ट बी डाउटेड। ये ऑफन क्या होती है? एरोनियस होती है। एरोनियस यानी कि जिसमें एरर होने की संभावना होती है। अब ये जैसे कि हम कई बार रस्सी को सांप समझ लेते हैं, क्या हमेशा वो रस्सी होती है? हो सकता है सच में सांप हो। क्या सच में वो हमेशा सांप होता है? नहीं, हो सकता है वो रस्सी हो। कई बार ऐसा होता है कि दूर से उठता हुआ धुआं हमें ऐसा लगता है कि वहां पे आग होगी, लेकिन हो सकता है वो धुआं ही ना हो, कहीं पे धूल उड़ रही हो, वो धूल से हमें धुआं दिखाई दे रहा हो। या हो सकता है वहां पे फॉग हो, ठीक है, वहां पे कोहरा हो, लेकिन हमें ये लग रहा है कि ये क्या है? ये धुआं है। तो हमारी आंखें भी तो धोखा खा रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सेंसरी एक्सपीरियंस के ऊपर जो मिली हुई नॉलेज है वो कैसी है? वो दैट कैन ऑल्सो बी हेलुसिनेशन। वो कैसी हो सकती है? वो एरोनियस हो सकती है एंड देयरफॉर इट मस्ट बी डाउटेड। तो इसलिए हमें इसके ऊपर डाउट जरूर करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस what one is seeing may very well be a hallucination। यानी कि अगर हम कुछ भी देखते हैं तो वो क्या हो सकता है? हेलुसिनेशन हो सकता है। हेलुसिनेशन का मतलब ये होता है कि हमारा भ्रम हो सकता है। ठीक है? जब रास्ते पे हम जाते हैं और जो रोड होता है, पक्का रोड होता है, जो काला वाला रोड होता है जैसे कि हाईवे होता है, तो दूर से अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उस पे पानी पड़ा है, पानी पड़ा हुआ है और पानी पानी फैला हुआ है। उस पानी के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। वो ऐसा होता नहीं है। ठीक है? तो वो क्या है? दैट इज हेलुसिनेशन। यानी कि हमें आंखों से तो लग रहा है ना कि वो पानी पड़ा, लेकिन वो पानी तो नहीं है, वो कुछ और है। वो क्या है? उसको हिंदी में हम कहते हैं मृत तृष्णा। ठीक है? यानी कि वो भ्रम होता है हमारा। इज इट क्लियर? तो वो भ्रम है, अब वो रियलिटी तो है नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें अपने सेंस एक्सपीरियंस से जो कुछ भी नॉलेज मिली है दैट इज सब्जेक्ट टू डाउट। We will have to doubt it and check it, and then we can believe whether it is knowledge or not. Okay? In short, if there is any way of belief can be disapproved, then its grounds are insufficient। यानी कि किसी भी नॉलेज का जो बिलीफ है अगर वो डिसअप्रूव होता है तो उसका जो ग्राउंड है वो क्या है? वो इनसफिशियंट है। उसका जो ग्राउंड है वो इनसफिशियंट है। अगर सड़क पे हमें ये लग रहा है कि ये पानी है और वो पानी नहीं था, तो इसका मतलब ये है उसका जो ग्राउंड था वो कैसा है? वो इनसफिशियंट है, सफिशियंट नहीं है। यानी कि उसका जो सोर्स ऑफ नॉलेज था, हमारी आंखें, वो कैसी हैं? वो इनसफिशियंट है, ऑफ कैपेबल, इनकैपेबल ऑफ गेटिंग नॉलेज। ठीक है ना? यानी कि आंखों से हम ट्रू नॉलेज नहीं ले सकते। अगर हमें ट्रू नॉलेज चाहिए तो उसके लिए हमें बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट रेशनलिज्म। इट इज द बेसिस ऑफ डेकार्ट्स स्टेटमेंट कॉगिटो अर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। ठीक है? आई थिंक देयरफॉर आई एम, विच मीन्स आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट। इसका मतलब यह है कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं,
मैं सोचता हूं इसलिए मेरा अस्तित्व है, यानी कि वो सोचने को पहले लेके आता है और अपने एग्जिस्टेंस को बाद में लेके आता है। वो ये कहता है कि मैं अगर कुछ मानता हूं तभी वो चीज हो सकती है, नहीं तो वो चीज हो ही नहीं सकती। कॉगिटो ergo sum, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड फॉर लेटर फिलोसफीज टू अंडरस्टैंड लेटर फिलोसफी, स्पेशली the philosophy of existentialism that says I am therefore I exist, that is just opposed to it। ठीक है, जो इसकी जस्ट अपोजिट है, तो उसको समझने के लिए आपको ये कॉगिटो ergo sum पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। अब जो डेकार्ट्स का मेथड है, डेकार्ट्स का जो मेथड है कार्टेशियन मेथड, डेकार्ट्स मेथड ऑफ हाइपरबोलिक डाउट इंक्लूड्स, इसमें चार चीजें इंक्लूड होती हैं, यानी कि एक प्रोसेस है, how this process can be followed, we need to say this: accepting only information you know to be true, यानी कि हमें ये लगता है कि जो चीज ट्रू हो सकती है हमें सिर्फ उसको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट, ब्रेकिंग डाउन दीज ट्रूथ्स इनटू स्मॉलर यूनिट्स, जब भी हमें कोई भी ट्रूथ पता है उसको स्मॉल यूनिट्स में हमें उसको डिवाइड करना है। सॉल्विंग द सिंपल प्रॉब्लम फर्स्ट, उसमें जो सबसे सिंपल प्रॉब्लम है उसको हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। एंड देन मेकिंग कंप्लीट लिस्ट ऑफ फर्दर प्रॉब्लम्स, उसके बाद में हमें फर्दर प्रॉब्लम्स की कंप्लीट लिस्ट को बनाना है। Is it clear? This is just a kind of investigation. How do we need to investigate? This is called the Cartesian method or doubt method। क्योंकि देखिए, आप जब कोई भी थ्रिलर देखते हैं, सस्पेंस मूवी देखते हैं, उसमें जो पुलिस वाले होते हैं, जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो डाउट ही तो करते हैं कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पे डाउट करते हैं, उसके बाद में अपने डाउट को क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं। और जो वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं? एक्सेप्टिंग ओनली इन्फॉर्मेशन यू नो टू बी ट्रू। ठीक है, जो उनको ट्रू लगता है सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद में उनको छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ते हैं, छोटी छोटी उनकी टुकड़ियां करते हैं, उसके बाद में सबसे ईजी होता है उसको पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे जो टुकड़ियां होती है, वो जो कड़ियां होती है वो जुड़ती चली जाती हैं, और बाद में पता चलता है कि रियल मर्डरर कौन था, या फिर रियल जो अपराधी है वो कौन था। ठीक है ना, मेकिंग कंप्लीट लिस्ट ऑफ फर्दर प्रॉब्लम्स, उसके बाद में हम सारी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बना लेते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कार्टेशियन मेथड। नॉलेज इज द कार्टेशियन सेंस मीन्स टू नो समथिंग बियॉन्ड नॉट मेरली ऑल रीजनेबल बट ऑल पॉसिबल डाउट, यानी कि जो नॉलेज इन द कार्टेशियन सेंस है उसका मतलब ये है कि हम सिर्फ रीजन से ही नहीं चीजों को जानते हैं, बल्कि हमें चीजों के लिए डाउट भी करना पड़ता है, हम डाउट से भी चीजों को जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स। इन ऑर्डर टू अराइव एट सच अ फंडामेंटल बिलीफ, डेकार्ट्स proposes a method of doubt. He proposes to doubt everything that can be doubted in order to arrive at absolute certainty। यानी कि वो ये कहता है कि तब तक डाउट करते रहो जब तक आप एब्सोल्यूट सर्टेनिटी तक नहीं पहुंच जाओ, यानी कि जब तक आप बिल्कुल श्योर नहीं हो जाओ तब तक आप डाउट करते रहो, और जहां पे आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाए आप समझ लो कि रियल इंफॉर्मेशन वही है और रियल नॉलेज वही है। इन वन सेंस दिस अप्रोच इज इंटीग्रल टू मॉडर्निटीज क्रिटिकल स्पिरिट, और आज के जमाने में मॉडर्निटी जो क्रिटिकल स्पिरिट है, ये अप्रोच उसी के ऊपर बेस्ड है। इट चैलेंजेस ओल्ड बिलीव्स, सिस्टम्स एंड मेथड्स ऑफ नॉलेज। ये जितने भी आपके पुराने सिस्टम्स ऑफ मेथड्स ऑफ नॉलेज हैं, उन सभी को क्या करता है? ये चैलेंज करता है, क्योंकि पुराने जो सिस्टम्स ऑफ नॉलेज थे वो सिर्फ कई बार तो वो फेथ के ऊपर, बिलीफ के ऊपर बेस्ड थे, लेकिन जो फेथ है, बिलीव है, वो ट्रू तो नहीं हो सकता हमेशा, उस पर डाउट तो करना पड़ेगा। डेकार्ट्स इनिशिएट्स व्हाट इज नोन एज मेथोडिकल और मेथोडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म, यानी कि अब जो डेकार्ट जिस चीज के लिए जाना जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेथोडिकल या फिर मेथोडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है डाउट वाला डॉक्ट्रिन, और मेथोडोलॉजिकल इसलिए क्योंकि इसमें एक मेथड बताता है जिसमें वो उसमें कई सारे प्रोसेस, जिसमें 4 प्रोसेस का उसने स्टेज बताया था अभी। ठीक है, विच यूजेस डाउट मेथोडोलॉजिकली इन ऑर्डर टू अराइव एट ट्रू नॉलेज विच इज बियॉन्ड ऑल डाउट, यानी कि वो ऐसे नॉलेज के ऊपर पहुंचने की बात करता है विच इज बियॉन्ड ऑल डाउट, जिसके ऊपर कोई भी डाउट नहीं किया जा सकता। ठीक है, he thus says that though he can help doubt many things and the existence of a world which he experiences, in fact that he doubts is all
बियॉन्ड ऑल डाउट्स, वो ये कहता है कि ऐसे एक्सपीरियंस तक पहुंचो जहां पे ऐसा आपको ऐसा आपको डाउट करना है जो कि सभी डाउट से परे है। हेंस ही कैन नॉट डाउट हिज एग्जिस्टेंस, इस तरीके से वो अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर कभी भी डाउट नहीं कर सकता। वो है इस बात पे वो कभी भी डाउट नहीं करता, बिकॉज इन ऑर्डर टू डाउट ही शुड एग्जिस्ट, क्योंकि वो ये कहता है मुझे डाउट करने के लिए मुझे होना जरूरी है। अगर मैं आपके ऊपर डाउट करता हूं, ठीक है, तो मेरा डाउट गलत हो सकता है, लेकिन मेरे ऊपर आप डाउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं हूं तभी तो मैं डाउट कर रहा हूं आपके ऊपर। जब मैं होऊंगा ही नहीं तो मैं डाउट कौन करूंगा? यानी कि डाउट करने के लिए डाउट करने वाला होना जरूरी है, डाउट बाद में जरूरी है। इज इट क्लियर? यानी कि कॉगिटो अर्गो सम, आई एम देयरफॉर आई एग्जिस्ट, और आई एम देयरफॉर, सॉरी, आई थिंक देयरफॉर आई एम। ठीक है, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, यानी कि मैं डाउट करता हूं इसलिए मैं हूं। मेरे होने के लिए मेरा डाउट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, डेकार्ट thus says that every time I doubt, इसलिए डेकार्ट कहता है कि हर समय मैं डाउट करता हूं, I must exist to doubt। ठीक है, और डाउट करने के लिए मेरा एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं पहले एग्जिस्ट करूंगा, उसके बाद में मैं डाउट करूंगा। द फैक्ट दैट आई एम इन डाउट कैन नॉट बी डाउटेड, और ऐसा फैक्ट कि मैं डाउट करता हूं, इस बात के ऊपर कोई डाउट नहीं कर सकता। मैं डाउट करता हूं, इस बात के ऊपर कोई डाउट नहीं कर सकता। आई देयरफॉर एग्जिस्ट, इसीलिए मैं एग्जिस्ट करता हूं। बिकॉज आई थिंक, क्योंकि मैं सोचता हूं। मैं सोचता हूं इसलिए मैं एग्जिस्ट करता हूं। कॉगिटो अर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी कि मैं डाउट करता हूं इसलिए मैं हूं। क्लियर? नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म। कांट एंड ह्यूम रिजेक्ट द कॉन्टेंशंस ऑफ डेकार्ट। अब कांट और ह्यूम जो है वो डेकार्ट के कॉन्टेंशंस को रिजेक्ट करते हैं। दे होल्ड दैट द परमानेंट सेल्फ कैन नॉट बी नोन एम्पेरिकली। अब वो ये कहते हैं कि जो परमानेंट सेल्फ है, सेल्फ का मतलब क्या होता है? सोल, यानी कि आत्मा। आत्मा को आप इंपेरिकली नहीं जान सकते, यानी कि आप उसको फिजिकली नहीं जान सकते। आत्मा फिजिकल नहीं होती है, यानी कि जो आत्मा है वो भौतिक नहीं है, आप उसको अपने सेंस ऑर्गन से नहीं जान सकते। कांट कंटेन्स दैट द ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट कैन नेवर बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। अब कांट जो है वो कौन है? द फादर ऑफ ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म। तो अब क्योंकि कांट ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म में विश्वास करता है, तो वो तो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड की ही बात करेगा। इसलिए वो ये बोलता है कि जो ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट है उसको आप कभी भी ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज नहीं बना सकते। उसको आप कभी भी ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज नहीं बना सकते, क्योंकि आपने ये बोला है हर चीज को बुद्धि से जानना है, हर चीज को डाउट से जानना है। तो आत्मा के ऊपर अगर आप डाउट करेंगे तो आप उसको कभी भी जान नहीं पाएंगे। आत्मा को अगर आपको जानना है, ईश्वर को अगर आपको जानना है, वर्ल्ड को अगर आपको जानना है, वर्ल्ड, सेल्फ, गॉड, ये तीन चीजें हैं जिनके बारे में कांट ने बात की है। तो इनको आप डाउट करके नहीं जान सकते। क्लियर? नेक्स्ट, नाउ सब्सटेंस एंड द वर्ल्ड। आप जो डेकार्ट है वो सब्सटेंस ऑफ वर्ल्ड के बारे में क्या कहता है? डेकार्ट डिफाइंस अ सब्सटेंस एज अ थिंग दैट डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग एल्स फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। अब डेकार्ट ये कहता है कि जो सब्सटेंस है वो एक ऐसी चीज है जिसको अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी और चीज के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। दैट इज टू से, ऐसा कहने के लिए सब्सटेंस इज अ सेल्फ सब्सिस्टिंग थिंग, जो कि अपने आप में होता है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग देन ओनली गॉड इज रियली सब्सटेंस। अगर ऐसा हम बोलते हैं तो सिर्फ गॉड जो है, सिर्फ ईश्वर ही अपने आप में ट्रू सब्सटेंस है, जो कि किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बिकॉज एवरीथिंग एल्स डिपेंड ऑन द गॉड फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। और हर चीज ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए ईश्वर के ऊपर डिपेंड रहता है। ईश्वर अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। मोर लूजली स्पीकिंग, दो एनीथिंग दैट डिपेंड्स ओनली ऑन गॉड फॉर इट्स एग्जिस्टेंस काउंट्स एज अ सब्सटेंस। अब वो थोड़ा सा लूज होके ये बोलता है कि जो कुछ भी डिपेंड करता है गॉड के ऊपर, जो कुछ भी डिपेंड करता है गॉड के ऊपर अपने एग्जिस्टेंस के लिए, उसको भी हम सब्सटेंस के रूप में काउंट कर लेते हैं। जब ये बात बोलता है, इसी पे जो ह्यूम है वो इस पे क्वेश्चन उठा देता है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे ह्यूम के चैप्टर में। नेक्स्ट, now we will see what is the mind body dualism and what is the mind body problem which is called interactionism according to Descartes। अब डेकार्ट का माइंड बॉडी डुअलिज्म क्या है? माइंड बॉडी
माइंड बॉडी प्रॉब्लम क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। सब्सटेंस और कार्टेशियन डुअलिज्म। सब्सटेंस डुअलिज्म इज अ टाइप ऑफ डुअलिज्म मोस्ट फेमसली डिफेंडेड बाय रेन डेकार्ट्स व्हिच स्टेट्स दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ फाउंडेशन, मेंटल एंड बॉडी। यानी कि जब हम बात करते हैं डुअलिज्म की, देन वी से दैट द रियलिटी इज ऑफ टू काइंड्स, द सब्सटेंस इज ऑफ टू काइंड्स, द मीनिंग ऑफ सब्सटेंस इज अल्टीमेट रियलिटी। इफ यू से द अल्टीमेट रियलिटी is substance, and substance is of two kinds. There is dualism. If there is dualism, which means the substance is having two kinds, then two kinds are mental and body. The first one is mind and the second one is body. पहला मन और दूसरा शरीर। This philosophy states that the mental can exist outside the body. अब ये जो philosophy ये कहती है कि जो mental है यानी कि जो मन है वो body से अलग रह सकता है, वो बॉडी से अलग रह सकता है, एंड द बॉडी कैन नॉट थिंक। लेकिन जो बॉडी है वो अपने आप में अकेले सोच नहीं सकती, बॉडी वही करती है जो मन उससे कहता है। ओके, बट बोथ डिपेंड ऑन गॉड फॉर देयर एग्जिस्टेंस एंड पुट ऑन एनीथिंग एल्स। लेकिन दोनों के दोनों जो है वो ईश्वर के ऊपर अपने एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंड करते हैं। मन और बुद्धि दोनों अपने आप में सेपरेट एंटाइटी हैं, लेकिन दोनों के दोनों अपने एग्जिस्टेंस के लिए ईश्वर के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन जो बॉडी है वो मन के अधीन है, जो मन है वो बॉडी के अधीन नहीं है। द एट्रीब्यूट ऑफ माइंड इज कॉन्शियसनेस। यानी कि जो माइंड का जो एट्रीब्यूट है यानी कि मन का जो गुण है वो क्या है, वो कॉन्शियसनेस है, यानी कि चेतना है। मन में चेतना होती है। while the attribute of body is extension, physical existence। extension का मतलब होता है फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, यानी कि उसका एम्पिरिकल एग्जिस्टेंस होता है एज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में। ठीक है, यानी कि जो माइंड है वो कैसा है, वो कॉन्शियस है, और जो बॉडी है वो कैसा है, वो एक्सटेंडेड है, यानी कि वो फिजिकल है। यानी कि शरीर तो हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है, लेकिन जो माइंड है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखता। उसका एट्रीब्यूट क्या है, कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना। यानी कि मन में चेतना रहती है, और शरीर कहां रहता है, शरीर रहता है भौतिक जगत में। Substance dualism is important historically for having given rise to much truth, though regarding the famous mind body problem, और इसको mind body problem के नाम से जाना जाता है philosophy में। Substance dualism is a philosophical position compatible with most theologies which claim that immortal souls occupy an independent realm of existence distinct from that the physical world। यानी कि जो आपका सब्सटेंस डुअलिज्म है ये ऐसा फिलोसॉफिकल पोजीशन है जो कि ज्यादातर जो थियोलॉजीज हैं उनमें उनके साथ में कंपैटिबल होता है, जो ये कहती हैं कि जो आपका इमॉर्टल सोल है वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट रियल्म को ऑक्यूपाई करता है, किसके, एग्जिस्टेंस के। ठीक है ना, यानी कि जो आपकी आत्मा है वो अपने आप में उसका क्या है, वो उसका इंडिपेंडेंट रियल में, यानी कि इंडिपेंडेंट उसका स्वतंत्र क्षेत्र है। वो किसी भी फिजिकल वर्ल्ड में नहीं रहता, वो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं रहता, वो अपने आप में स्वतंत्र क्षेत्र में रहता है। ऐसा ज्यादातर थियोलॉजीज मानती हैं, जिसको ये जो डुअलिज्म है ये सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, डेकार्ट्स डेवलप्स अ थियोरी ऑफ माइंड as an immaterial non-extended substance that engages in various activities such as rational thought, imagining, feeling and willing। यानी कि जो आपका रेशनल पार्ट है, माइंड बॉडी डुअलिज्म का जो आपका रेशनल पार्ट है वो उसके कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सोचना, इमेजिन करना, फील करना और कुछ चाहना, विल। ठीक है ना। मैटर यानी कि बॉडी, और एक्सटेंडेड सब्सटेंस यानी कि जो फिजिकल बॉडी है conforms to the laws of physics in mechanics fashion। अब ये क्या है, ये मैकेनिक फैशन में काम करता है, with the important exception of the human body। important exception, human body, जो आपका ह्यूमन बॉडी है वो भी आपका फिजिकल मशीन की तरह काम करता है, which Descartes believed is usually affected by human mind and which causally produce certain mental events। जो कि रेगुलेट होता है किसके द्वारा, आपके माइंड के द्वारा, जो कि आपके माइंड को भी कई बार कई सारे निश्चित मेंटल इवेंट्स को प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जांपल, विलिंग द आर्म्स टू बी रेज कॉज इज टू बी रेज्ड। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा हाथ ये ऐसे उठ जाए तो ये उठ जाता है। अब ये चाहा किसने था, क्या मेरे बॉडी ने चाहा था, नहीं ना, मेरे माइंड ने चाहा था। क्योंकि मेरे माइंड ने चाहा था तो ये जो हाथ था वो मेरा उठ गया। ठीक है ना।
whereas being hit by a hammer on the finger causes the mind to feel pain। और जब हम अपनी फिंगर पे किसी भी हैमर को मारते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, इसमें पेन होता है। अब वो पेन किसको होता है, बॉडी को होता है? नहीं, वो पेन बॉडी को नहीं, वो पेन किसको होता है, माइंड को होता है। जब तक हमारे माइंड तक मैसेज नहीं पहुंचेगा कि हमें पेन हुआ है, तब तक हमें पेन होता ही नहीं है। हाउ माइंड एंड बॉडी इंटरैक्ट विद ईच अदर इन द केस ऑफ ह्यूमंस। अब ह्यूमंस के केस में माइंड और बॉडी कैसे इंटरैक्ट करते हैं आपस में? टू एक्सप्लेन दिस डेकार्ट गिव्स द थ्योरी ऑफ इंटरैक्शनिज्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड। ओके, आपको ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है। थ्योरी ऑफ इंटरैक्शनिज्म डेकार्ट देता है थ्योरी ऑफ इंटरैक्शनिज्म, और उसके बाद में आएगा स्पिनोजा, वो देगा क्या, थ्योरी ऑफ पैरेलिज्म, और उसके बाद में आएगा लेबनिज, वो देगा प्री एस्टैब्लिश हार्मनी। ये तीन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, और तीनों की फिलॉसफी में क्या डिफरेंस है, वो यही डिफरेंस है उसके सब्सटेंस का। ठीक है, एक्सप्लेनिंग दैट द पिनियल ग्लैंड इन द ब्रेन इज द सीट ऑफ सोल एंड दैट द माइंड एंड द बॉडी इंटरैक्ट थ्रू द पिनियल ग्लैंड। अब वो ये कहता है कि आपके ब्रेन में एक ग्लैंड होती है, इसका नाम होता है पिनियल ग्लैंड, और आपका जो माइंड और बॉडी है उसी के थ्रू आपस में इंटरैक्ट करते हैं। ही गिव्स एनालॉजी ऑफ हॉर्स एंड हॉर्स राइडर। वो एक हॉर्स और हॉर्स राइडर की एनालॉजी देता है, यानी कि घोड़ा और घुड़सवार जो होते हैं उन दोनों के बीच की वो एनालॉजी देता है। वेयर द हॉर्स फॉलोज कमांड्स ऑफ द राइडर डिस्पाइट बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट। जबकि घोड़ा घुड़सवार से अलग है, लेकिन उसके बाद भी घोड़ा वही काम करता है जो घुड़सवार उसको करने को कहता है। वो जैसे ही उसको कमांड देता है वो उसी डायरेक्शन में भागता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो बॉडी है वो माइंड से अलग है, लेकिन उसके बाद भी हमारा बॉडी वही करता है जो हमारा माइंड हमसे कहता है। सिग्निफिकेंस ऑफ डेकार्ट्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस अबाउट डेकार्ट्स इन फिलॉसफी। ही प्रमोट्स फ्रीडम ऑफ थॉट इन फिलॉसफी। अब वो क्या करता है फिलॉसफी में, वो फ्रीडम ऑफ थॉट को प्रमोट करता है, यानी कि वो सोचने को, बुद्धि को प्रमोट करता है। एट द टाइम व्हेन वेस्टर्न वर्ल्ड वाज अंडर द डॉगमेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ द चर्च, यानी कि जब वेस्टर्न वर्ल्ड चर्च के डॉगमेटिक इन्फ्लुएंस में था, he exalted logic and reason to be methods of knowledge and opened the gates of for promotion of scientific temperament। यानी कि जब लोग अंधविश्वास में डूबे हुए थे तब उसने साइंस को प्रमोट किया, और उसने लॉजिक, उसने तर्क शास्त्र को लेके आया, और उसने ये कहा कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, उसके बाद में किसी भी चीज के ऊपर विश्वास करो। डेकार्ट हैज बीन द इनिशिएटर ऑफ मॉडर्न रेशनलिज्म। He laid down that reason is the sole arbiter of philosophical dispute। वो ये कहता है किसी भी प्रकार के philosophical dispute को सॉल्व करने के लिए आपको एक ही चीज चाहिए, और वो क्या है आपका सॉरी इंटेलेक्ट, यानी कि इंट्यूशन, यानी कि बुद्धि, और बुद्धि से ही आप सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इन दिस स्पिनोजा, लिबनिज एंड कांट बट ऑल्सो इम्प्रेसेस लाइक लॉक, बर्कले, ह्यूम फॉलोड हिम। और उसके इस थॉट के लिए स्पिनोजा, लिबनिज ने ही नहीं बल्कि कांट और उस दूसरे जो इम्प्रेसेस थे, यानी कि जो अनुभववादी थे, जो कि अपोजिट थे किसके, जो कि रेशनलिज्म के अपोजिट थे, उन्होंने भी इस पे विश्वास किया है, जैसे कि लॉक, बर्कले और ह्यूम, इन्होंने भी इसके इस तर्क पे विश्वास किया है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और अब हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ओके, जब तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया जो यूपीएससी में आए हैं, तब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है दैट इज यूजलेस। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए, he propounded the doctrine of innate ideas according to which the mind is not merely a receptor of sensory experience but an active compound। अब वो बात करता है किसकी, वो बात करता है, उसने ऐसा डॉक्ट्रिन propound किया जो कि इनेट आइडियाज का था। इनेट आइडियाज यानी कि ऐसे आइडियाज जिसको लेके व्यक्ति पैदा होता है। अब ऐसे आइडियाज को लेके अगर व्यक्ति पैदा होता है तो वो आइडियाज कहाँ रहते हैं, वो माइंड में रहते हैं। तो उसने ये कहा कि जो माइंड है दैट इज नॉट मेरली अ रिसेप्टर ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस, यानी कि ये सिर्फ सेंसरी एक्सपीरियंस को रिसीव करने वाला एजेंट नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि अपने आप में एक एक्टिव कंपाउंड है जो कि सेंसरी एक्सपीरियंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इट सप्लाइज द एक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ नॉलेज थ्रू विच अंडरस्टैंडिंग इज पॉसिबल। और ये नॉलेज के एक्टिव प्रिंसिपल है, ये नॉलेज का एक्टिव प्रिंसिपल है जो क्या करता है, जो आपकी नॉलेज को पॉसिबल बनाता है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को पॉसिबल बनाता है। कांट ऑल्सो होल्ड्स दिस व्यू एंड डेवलप्ड इट फर्दर। कांट ने भी इसको माना है और आगे इसी बात को डेवलप किया है। नेक्स्ट,
Now we will talk about the previous year questions. Question number 1. How does Descartes prove the existence of things other than himself and God? Discuss. अब जो डेकार्ट है, क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन आया 2019 यानी कि अभी लास्ट वाले पेपर में 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, और उसमें ये पूछता है कि डेकार्ट किस तरीके से जो वस्तुएं हैं उनके एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करता है अपने और गॉड के अलावा। अब देखो, अपने और गॉड के अलावा तो वो चीजों के ऊपर डाउट ही करता है, अपने ऊपर डाउट नहीं करता, गॉड के ऊपर डाउट नहीं करता। गॉड के ऊपर इसलिए नहीं करता क्योंकि गॉड को वो अल्टीमेट सब्सटेंस मानता है, और जो सब्सटेंस है वो तो रियलिटी है, उसको तो मानना ही पड़ेगा। इसके अलावा वो अपने ऊपर डाउट नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो डाउट करता है। अब वो ये कहता है बिकॉज आई डाउट दिस इज वाई आई कैन नॉट बी डाउटेड। ठीक है, अब क्योंकि मैं डाउट करता हूं इसलिए मेरे ऊपर डाउट नहीं किया सकता, इसलिए वो अपने आप को और गॉड को तो मानता ही है, लेकिन गॉड के अलावा जो दूसरी चीजें हैं, हाउ डज डेकार्ट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स, यानी कि चीजों के एग्जिस्टेंस को वो कैसे एक्सेप्ट करता है? वो कैसे एक्सेप्ट करता है? कार्टेशियन मेथड से। कैसे करता है? कार्टेशियन मेथड से, यानी कि दूसरी चीजें जो भी हैं एग्जिस्टेंस में उनके लिए हमें कार्टेशियन मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा, और इस तरीके से हम चीजों को जान पाएंगे। यानी कि वट एवर यू नो इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव टू डाउट ऑन दैट। ओके, यानी कि मेथोडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म से ये चीजों के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करता है। इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द रीजन फॉर द डिफरेंस इन द डेफिनेशंस एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ सब्सटेंस मेड बाय डेकार्ट्स, स्पिनोजा एंड लिबनिज इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे ऑल बिलोंग टू द रैशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट? डिस्कस। ये 2018 में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। इसमें ये पूछते हैं कि डेकार्ट, स्पिनोजा और लिबनिज तीनों ही एक ही स्कूल के फिलोसोफर हैं। एक ही स्कूल कौन सा था? रेशनलिज्म। उसके बाद भी ये तीनों जो हैं वो अलग अलग माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि तीनों का जो सब्सटेंस की थियरी है वो अलग अलग है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो डेकार्ट है उसकी जो सब्सटेंस की थ्योरी है, माइंड बॉडी प्रॉब्लम जो है उसमें वो ये कहता है कि इंटरैक्शनिज्म, यानी कि माइंड और बॉडी आपस में पिनियल ग्लैंड के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं, इसलिए इंटरैक्शनिज्म है। और जो लिबनिज है, आगे उसकी फिलॉसफी जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो ये कहता है कि माइंड और बॉडी आपस में क्या करते हैं? एक समान रहते हैं, यानी कि वो पैरेलल रहते हैं, पैरेलल रहते हैं, तो इसलिए उसकी फिलॉसफी को कहा गया है पैरेलिज्म। और जो लिबनिज आएगा वो मोनाड्स की थ्योरी देगा, और वो ये कहेगा कि इन मोनाड्स के बीच में एक प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी होती है। तो यानी उसकी जो फिलॉसफी है वो क्या है? दैट इज बेस्ड ऑन प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी, यानी कि तीनों का जो सब्सटेंस है वो अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो बुद्धि को ही महत्व देते हैं। यही डिफरेंस है तीनों में। तो इसको आप समझा देंगे, लेकिन समझा पाएंगे तब जब मेरी 2 वीडियोस आप और देखेंगे। कौन कौन सी? लिबनिज की और स्पिनोजा की। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट अकॉर्डिंग टू डेकार्ट्स इज अ क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडिया? अब डेकार्ट के अकॉर्डिंग क्लियर और डिस्टिंक्ट आइडिया कौन सा है? अब डेकार्ट के अकॉर्डिंग क्लियर और डिस्टिंक्ट आइडिया तो वही होगा जिसके ऊपर आप डाउट कर चुके होंगे, और डाउट के बाद में डाउट के जो प्रोसेस थे, सारी स्टेजेस थी, उनको फॉलो करके आपको जो क्लियर और डिस्टिंक्ट आइडिया मिला होगा वही क्लियर और डिस्टिंक्ट आइडिया है जिसके ऊपर कोई भी डाउट नहीं किया जा सकता। द डाउट which cannot be further doubted. What is the epistemological status of clear and distinct idea? अब इसका epistemological status क्या होगा? epistemological status ये होगा कि क्योंकि हम इसको डाउट के थ्रू चेक कर चुके हैं, इसलिए अब ये क्या है? अब ये वैलिड नॉलेज है अकॉर्डिंग टू रेशनलिस्ट। Does this account help Descartes prove the material objects exist? Yes. अब मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के एग्जिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनके ऊपर डाउट करना पड़ेगा। अगर डाउट से हमने उनको सही पाया तो फिर वो सही है। ये 2017 में 20 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, डज डेकार्ट कॉगिटो प्रिंसिपल इंटेल दैट ही इज एन एसेंशियलिस्ट? डिस्कस। 2015 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, और इसका आंसर होगा यस। कैसे? देखिए, कॉगिटो अर्गो सम अब ये कहता है आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, मैं डाउट करता हूं इसलिए मैं हूं, क्योंकि मैं हूंगा ही नहीं तो मैं डाउट कैसे करूंगा? ठीक है ना। इसलिए मेरा डाउट करना जरूरी है, तभी मेरा एग्जिस्टेंस जरूरी है। अब इसको ये क्या कहता है? अपने एग्जिस्टेंस के लिए अपना सोचना जो है उसको एसेंशियल बताता है, उसको एसेंशियल बताता है, इसलिए क्या है? एसेंशियलिस्ट है। इसलिए क्या है? एसेंशियलिस्ट है। इसलिए मैंने बोला क्या कि इसका आंसर क्या है? यस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कार्टेशियन डुअलिज्म एंड एग्जामिन क्रिटिकली आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ इट। 2014 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। इसमें भी आपको क्या करना है? इसमें आपको कार्टेशियन डुअलिज्म के बारे में समझाना है, यानी कि कार्टेशियन मेथड समझाना है। उसके बाद में माइंड बॉडी प्रॉब्लम को समझा देना है कि दोनों जो हैं वो हमारे ब्रेन की पिनियल ग्लैंड के थ्रू आपस में इंटरैक्ट करते हैं, इसीलिए दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड इंटरैक्शनिज्म।
Clear? Next, question number 6. Explain Descartes' method of doubt. डेकार्ट के मेथड ऑफ डाउट को एक्सप्लेन कीजिए. कर देंगे आराम से, जैसा कि अभी आपने पीछे समझा था. कैन दिस मेथड बी यूज्ड टू जस्टिफाई हिज बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड? बिल्कुल, गॉड के एग्जिस्टेंस के लिए आप आराम से इस डाउट के मेथड को समझा सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसने ये कहा था कि गॉड के ऊपर आप डाउट कर ही नहीं सकते. गॉड के ऊपर डाउट के मेथड को आप लगा ही नहीं सकते, क्योंकि जो गॉड है वो अपने आप में सब्सटेंस है, और जो आपका माइंड और बॉडी है वो क्या है? वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए गॉड के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो आप माइंड को भी मानते हैं और बॉडी को भी मानते हैं, तो आपको गॉड को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि गॉड ऐसा है जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट है अपने एग्जिस्टेंस के लिए. इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? गॉड के एग्जिस्टेंस के लिए किसी भी तरीके के आप डाउट को यूज कर ही नहीं सकते. लेकिन हाँ, कार्टेशियन मेथड को दूसरी चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए आप यूज कर सकते हैं. आर्ग्यू योर केस, अपने केस को आपको समझाना है. ये आपका 2013 में 12 नंबर का क्वेश्चन था. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. Why does Descartes not doubt the existence of God? अब गॉड के एग्जिस्टेंस को वो क्यों डाउट नहीं करता? इसलिए नहीं करता क्योंकि गॉड का जो एग्जिस्टेंस है, उस गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर ही हमारा माइंड और बॉडी का एग्जिस्टेंस जो है वो टिका पड़ा है. इज इट क्लियर? यानी कि हमारा जो माइंड और बॉडी है वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंडेबल है. किसके ऊपर? गॉड के ऊपर. विच मीन्स गॉड इज इंडिपेंडेंट. द वन हु इज इंडिपेंडेंट इज बियॉन्ड ऑल द डाउट, सो God cannot be doubted. Okay, this is the question of 15 marks. Next, mind and body as to interacting substance. इसमें आपको क्या समझाना है? Interactionism. ठीक है, इसमें आपको इंटरेक्शनिज्म समझाता है कि माइंड और बॉडी आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं. ब्रेन में जो आपकी पिनियन ग्लैंड होती है उसके थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, और जो माइंड है वो एक हॉर्स राइडर का काम करता है, और जो आपका बॉडी है वो हॉर्स की तरह काम करता है जो उसको ऑपरेट करता है. इज इट क्लियर? ये आपका 2005 में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था. मुझे लगता है कि मेरी क्लास को लेने के बाद में आप ये सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. क्या लिखना है आप आराम से समझा सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. और अगर आपको ये लगता है कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी समझाया है, तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं 1.5 की स्पीड से या फिर 2 की स्पीड से. ठीक है ना? चलिए, आज की क्लास में इतना ही. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ doubt, you can write in the comment box, and for more videos you can visit my website, that is www.darshanis.com and www.padhaikaro.com, and you can visit my YouTube channel as well. You can get all my sessions over there, that is darshanis.com. Thank you, have a good day, good luck.